ठीक है। तो आज हम आपका देखेंगे ब्लड क्लोटिंग। पर उससे पहले देखने से पहले हम क्या देख लेते हैं, जो हमने कल आपको बताया था उसको रिवाइज करा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास डब्ल्यूबीसी होती है यानी व्हाइट ब्लड सेल, वो क्या होती है, कलरलेस होती है, सफेद होती है, यानी उसका कोई भी कलर नहीं होता। इसीलिए डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब आपको पता है क्या, ल्यूको, ल्यूको का बायोलॉजी में मतलब होता है कलरलेस। ठीक है। चलिए, डब्ल्यूबीसी के नंबर की बात करें तो कितनी होती थी, 6000 से लेकर 8000 तक। डब्ल्यूबीसी के टाइप की बात करें तो कितने टाइप के होते थे डब्ल्यूबीसी, दो टाइप के। एक होता था आपका ग्रेन्युलोसाइट और दूसरे होते थे आपके एक ग्रेन्युलोसाइट। नाम बता रहा है ग्रेन्युलोसाइट, यानी जो ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर, जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे क्या होंगे, पार्टिकल यानी ग्रेन्यूल होंगे, उन्हें हम बोलेंगे आपका ग्रेन्युलोसाइट। वो जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, एफिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है। जो आपके एफिडोफिल है, बेसोफिल है या न्यूट्रोफिल, ये तीनों मिला के क्या है, ग्रेनुलोफाइट। अब इनमें एक बात कॉमन है, देखो इनके जो न्यूक्लियस होते हैं तो न्यूक्लियस का कोई एक लोब नहीं है, एक लोब से ज्यादा है, एक लोब यहाँ पे है, एक लोब यहाँ पे, एक दो तीन, ऐसे बहुत से लोब हैं। यानी न्यूक्लियस जो होता है मल्टीपल लोब में डिवाइड होता है। इसीलिए जो आपके क्या होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट या बोलोगे क्या, ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी होते हैं, वो क्या, उसी का दूसरा नाम क्या है आपका, पीएमएनएल, यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है। या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। ठीक है। क्यों, अब आपसे कोई पूछे कि डब्ल्यूबीसी को ही पीएमएनएल क्यों कहते हैं, तो आप बोलोगे पूरे डब्ल्यूबीसी को पीएमएनएल नहीं करते, बस जो आपका ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी होता है जिसके अंदर ग्रेन्यूल होते हैं, जैसे एसिडोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया और न्यूट्रोफिल, तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस होती है वो एक न्यूक्लियस नहीं होती, एक से ज्यादा फॉर्म में न्यूक्लियस डिवाइडेड होती है। ठीक है। जैसे एसिडोफिल के अंदर दो लोब में है, आपके बेसोफिल में दो से तीन लोब में है। समझ में आया, तो ये लोब में डिवाइड होता है। तो एक को तो मोनो बोलते हैं, अगर जो एक से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉली। इसीलिए हमने बोला पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है आपके पास एक ग्रेन्युलोसाइट, यानी जिसमें ग्रेन्यूल अपसेंट होंगे, वो दो टाइप के होते हैं, एक मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या होते हैं आपके, मोनोसाइट ज्यादा डिवाइड नहीं होता, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट दो पार्ट में डिवाइड है, लिम्फोसाइट दो पार्ट में डिवाइड है, एक टी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है वो भी आगे चल के डिवाइड है, टी हेल्पर, टी किलर और क्या होता है आपका टी सप्रेसर, कोई दिक्कत नहीं। एक एक की बात करें कि जो हमारा एसिडोफिल होता है वो कितना होता है, 10 से 14 माइक्रोमीटर का होता है। बेसोफिल की जो साइज होती है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर हुई होती है। न्यूट्रोफिल की होती है 10 से 12 माइक्रोमीटर। मोनोसाइट का कितना होता है, 12 से 20 माइक्रोमीटर। लिम्फोसाइट की होती है 6 से 16 माइक्रोमीटर। और लाइफ स्पैन यानी कौन कितने दिन तक रहता है या कितने घंटे तक रहता है जीवित, तो एसिडोफिल होगा 14 घंटे तक रहेगा, बेसोफिल 10 घंटे तक रहेगा, न्यूट्रोफिल 12 घंटे तक रहेगा, मोनोसाइट 24 घंटे से कम रहता है और लिम्फोसाइट 5 से 7 दिन तक रहेगा। यानी सबसे ज्यादा कौन सी डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन है, तो आप बोलोगे लिम्फोसाइट। फिर आपकी बात की जाए किसकी, न्यूक्लियस की शेप की, तो जो एसिडोफिल होते हैं तो उनके न्यूक्लियस जो होते हैं दो लोब में डिवाइड होते हैं, इसलिए हमने बोला बाइलोब्ड। और जो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, किससे कनेक्टेड रहेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक स्टैंड। प्रोटोप्लाज्मिक स्टैंड से क्या होगा, एक दूसरे के प्रोटोप्लाज्म या फाइटोप्लाज्म एक दूसरे के न्यूक्लियस के ट्रांसफर होंगे। दूसरी बात की जाए बेसोफिल की, तो दो से तीन लोब होता है, इसी को बोलते हैं एफ शेप्ड न्यूक्लियस। फिर न्यूट्रोफिल की बात करें तो कितना होता है, 3 से 5 लोग होते हैं। मोनोफाइट की बात करें तो मोनोफाइट का जो आपका न्यूक्लियस होगा कौन सा शेप का होगा, किडनी या बीन शेप का। और लिम्फोफाइट के न्यूक्लियस की बात करें तो बहुत लार्ज न्यूक्लियस होता है, इतना लार्ज होता है, इतना बड़ा होता है कि जो इसके फाइटोप्लाज्म होते हैं वो साइड में हो जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं पेरिफेरल फाइटोप्लाज्म। अब आपको पता है डब्ल्यूबीसी का काउंट, यानी डब्ल्यूबीसी के काउंट को हमने बोला था टीएलसी, टोटल लिम्फो या लिको, टोटल ल्यूको, क्योंकि लिम्फो तो इसके अंदर आ गया,
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है, 6000 से 8000। तो टीएलफी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नहीं, टीएलफी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो जो आपका टीएलफी है, तो काउंट की बात करें कितना होता है, तो एसिडोफिल 2 से 3% होता है टीएलफी का, बेसोफिल कितना होता है 0.5 to 1% होता है, न्यूट्रोफिल 60 to 65% होता है, और मोनोफाइट 6 से 8% होता है, और 20 से 25% क्या होता है लिम्फोफाइट। फिर उसके बाद की जाए कैरेक्टरिस्टिक की, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, उसका मेन फंक्शन क्या है, तो जो हमारा एसिडोफिल होता है, क्या जो हमारा एसिडोफिल होता है उसका मेन काम क्या होता है कि अगर जो हमारी बॉडी में एलर्जी हुई है तो एलर्जी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, यानी फॉर एलर्जी पे प्रोटेक्शन देना, यानी एलर्जी सामने वाले को ना हो पाए। दूसरा क्या होती है पैरासिटिक इन्फेक्शन, अगर जो कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो उसको भी क्या करेगा, वो हमारी जो है क्या एसिडोफिल प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर जो एसिडोफिल के नंबर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हम आपका इस्नोफीलिया। अब इस्नोफीलिया में क्या होती है, ये नंबर कब बढ़ते हैं, ठीक है, कि इस्नोफीलिया होता क्या है, तो आपसे कोई पूछे तो ये बताना है कि इस्नोफीलिया में क्या होता है, ये जो हमारा एसिडोफिल होता है इसके नंबर बढ़ जाते हैं। हमारे नंबर एसिडोफिल के कब बढ़ते हैं, जब हमें हे फीवर हुआ हो या तो एफकेरियोसिस हो। एफकेरियोसिस एक टाइप का इन्फेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। हे फीवर क्या होता है, हे फीवर जो है एक टाइप का एलर्जिक राइनेटिक्स है, ठीक है। एलर्जिक राइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को जब ये हुआ होगा तो क्या क्या करेगा, एक तो फिर नाजल कंजेशन होता है, नाजल कंजेशन यानी उसका जो नाक है बज फजाएगा, ठीक है, यानी जो मटेरियल है वो बाहर आने में दिक्कत देगा, स्नीजिंग होगी, छींक होगी मतलब, ठीक है, फिर दर्द देगा, हेडेक होगा, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत रेयर केस में फीवर भी आ सकती है। फिर दूसरा होता है आपका बेफोफिल। बेफोफिल का काम क्या होता है, ये रिलीज करती है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपारिन, जो हमारे बॉडी में नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, जिसके चलते हमारे बॉडी के अंदर थक्का नहीं जमता, खून के ब्लड के थक्के नहीं जमते। क्यों, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है हेपारिन, पर इस हेपारिन को कौन बनाता है, हमारा बेफोफिल। न्यूट्रोफिल की बात करें तो न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है फैगोसाइटोसिस करना, जो बैक्टीरिया या वायरस है उनको खा जाना। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इंगल्प कर लेना, अपने अंदर ले लेना और बाहर फिर छोड़ देना एक पैकेट के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आपका जो फैगोसाइटोसिस यानी बोलोगे न्यूट्रोफिल है, इसीलिए न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं हम आपका माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी। माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी न्यूट्रोफिल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बात तो वो क्या होता है साइज में छोटा होता है, 10 से 12 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। दूसरा इसका काम क्या होता है, पुलिसों वाला काम क्या होता है, जो पुलिस काम करती है ना वही होता है, मतलब जो अपने अंदर है यानी हमारे बॉडी की रक्षा करता है। ये कैसे सेव करता है हमारे बॉडी को, कैसे प्रोटेक्ट करता है, जो बैक्टीरिया या जो वायरस है उनको क्या करेगा, इंगल्प कर लेगा, खा लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर आता है आपका पास मोनोसाइट। मोनोसाइट को क्या बोलते हैं हम आपका माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी। माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी इसलिए बोला जाता है, सॉरी मैक्रो, माइक्रो नहीं मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, तो मोनोसाइट को हम क्या बोलेंगे मैक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी। इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहली बात मैक्रो यानी इससे ज्यादा साइज है 12 से 20 माइक्रोमीटर। दूसरी बात क्या होती है कि इसका भी काम क्या होता है, जो डेड ब्लड सेल होती हैं जो खत्म होने के कगार में उनको क्या कर लेगा, उनको इंगल्फ कर लेगा, ठीक है, उनको हटा देगा अपने जड़ से, ठीक है। फिर आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट देखो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, तो लिम्फोसाइट एक टी लिम्फोसाइट हो गया और दूसरा बी लिम्फोसाइट। जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है वो कौन बनाता है, क्या बनाता है, एंटीबॉडी। आपसे कोई पूछे हमारे शरीर में एंटीबॉडी कहाँ पे बनेगी तो आप बोलोगे बी लिम्फोसाइट बनाएगा। और टी हेल्पर का काम क्या हो, सॉरी टी सेल का क्या काम होता है, टी सेल जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, टी हेल्पर, टी किलर और टी सप्रेशर। टी हेल्पर का काम क्या होगा, टी हेल्पर सेल इस बी सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा भैया प्रोटीन बनाओ, सॉरी एंटीबॉडी बनाओ। दूसरा क्या होगा टी किलर, टी किलर डायरेक्ट पैथोजन को किल कर देगा, ठीक है, यानी बैक्टीरिया वायरस को। फिर होता है आपका टी सप्रेसर सेल,
ये टी फप्रेफर टी किलर को क्या करेगा, फप्रेफ कर देगा कि भैया तुम इतने बिजी मत हो जाना कि तुम क्या करो, तुम तो खत्म करने गए थे किनको, बैक्टीरिया वायरस को, पता चले तुम अपना ही काम तमाम कर दो, यानी हमारे सेल को खत्म कर दो। तो ऐसा मत करना। तो टी फप्रेशर फिल टी किलर फिल को क्या करेगा, फप्रेफ करेगा। चलो इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ब्लड क्लॉटिंग। चलो अब देखो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है। देखो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, आप सीधी सी बात समझो। आमतौर पे ब्लड क्लॉटिंग का मतलब इतना होता है कि जब आपको कट लग जाए या आपको घाव हो जाए, ठीक है, तो हमारी खून जो होती है, जो हमारी ब्लड होती है, वो निकलने लगती है, ठीक है। अब कब तक निकलती हैं, वो तकरीबन निकलती हैं 1 से 3 मिनट तक। तो 1 से 3 मिनट तक जो ब्लड निकल रहा है उसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। पर वो ब्लीडिंग टाइम तो ठीक है, पर वो जो ब्लड निकल रहा है, अब वो ब्लड कितने टाइम में निकलना बंद हो जाए। और निकलना तो तभी बंद होगा जब बाहर क्या होता है, एक ब्राउन कलर का थक्का जम जाता है, क्लॉट जम जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम आपका ब्लड क्लॉटिंग। कोई दिक्कत नहीं। तो ब्लीडिंग टाइम कितना होगा, यानी कब तक खून निकलेगा, ये होता है आपका 1 से 3 मिनट तक। क्लोटिंग टाइम का मतलब क्या होगा, क्लोटिंग टाइम मतलब कब तक में वो क्या हो जाएगा, क्लॉट बना लेगा। वो होता है आपका 2 से 8 मिनट तक बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात आती है कि हमारी जो क्लॉट होती है, यानी जो थक्के होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर क्यों नहीं जमते। तो आप बोलोगे हमारे बॉडी के अंदर या हमारे शरीर के अंदर इसलिए नहीं जमते क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, हेपारीन। हेपारीन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरह एक्ट करता है। एंटीकोगुलेंट मतलब वो नहीं जमने देता शरीर के अंदर। हाँ, अगर जो एंटीकोगुलेंट नहीं है शरीर के अंदर तब जम जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब देखते हैं हम आपका ब्लड, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका क्लोटिंग। ठीक है, चलिए। अब ब्लड क्लोटिंग में हमने दो चीजें आपको बताई। क्या, एक आपको पता होना चाहिए ब्लीडिंग टाइम, यानी कब तक खून बहेगा। तो आप बोलोगे 1 से 3 मिनट। क्लोटिंग टाइम 2 से 8 मिनट। चलिए अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि ब्लीडिंग सॉरी बाहर जब आता है तो क्लोटिंग होता कैसे है, यानी आपको जो ब्राउनिश कलर का दिखता है वो कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म हम देखेंगे वो किसके अंदर देखेंगे, एक स्पेशल टाइप का थ्योरी आया था जिसको हम बोलते हैं एंजाइम कास्केड थ्योरी। एंजाइम कास्केड थ्योरी, ठीक है। कास्केड का मतलब होगा डिफरेंट टाइप के जो क्या होते हैं अंदर चल के क्या होंगे आपके सीरीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें बहुत से टाइप का है एक्चुअली में देखा जाए। तो जब आप नीट यूजी क्रैक करोगे, अब जब पढ़ाई करोगे अंदर, ठीक है, तब वहां पे देखोगे जो हम बता रहे हैं उससे भी डिटेल्स में ब्लड क्लॉटिंग है, बहुत डिटेल्स में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम देखते हैं अब आपका। अब आपको पता है
अगर जो हमारी मान लीजिए क्या हुआ, इंजर्ड हो गई टिश्यू, क्या हो गई, इंजरी, और दूसरा क्या होता हमारा, प्लेटलेट। ठीक है, इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करेगी, एक केमिकल जिसका नाम है एक्जो, एक्जो, एक्जो का मतलब क्या होता है, बाहर, एक ही ये क्या करेगी, एंडो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या रिलीज करते हैं एक्चुअली में, इंजर्ड टिश्यू एक्जो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, फिर आपका प्लेटलेट क्या रिलीज करेगी, इंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या, इंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसने क्या रिलीज किया, एक्जोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसने क्या रिलीज किया, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो एक्जोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में। ठीक है, और एक यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का एंजाइम बनाएगा। इसी तरह एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन भी क्या करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या बना लेगा, एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, क्या, थ्रोम्बोकाइनेज। ये क्या है आपका एंजाइम, और एंजाइम का काम क्या होता है, कोई भी रिएक्शन को फास्ट करवा देती है। थ्रोम्बोकाइनेज का दूसरा नाम है आपका प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज बना है, इसका एक काम होता है, देखिए एक हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा बताइए, थ्रोम्बिन में। कोई दिक्कत नहीं, इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो हमारा थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हुआ है, थ्रोम्बिन में। तो इसकी एक खासियत है कि ये जो है वो प्रोथ्रोम्बिन क्या है, पहली बात तो इनएक्टिव फॉर्म है, क्या, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव किस में गया, एक्टिव फॉर्म में, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में। किसकी हेल्प से, थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से। और क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम की आयन की प्रेजेंस में। अब ये जो हमारा थ्रोम्बिन बना हुआ है, क्या बताइए, थ्रोम्बिन बना हुआ है, ये क्या करेगा बताइए, कैल्शियम की प्रेजेंस में ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन, क्या, फाइब्रिनोजन को किस में बदल देता है, फाइब्रिन में। ठीक है, यानी थ्रोम्बिन का काम क्या होगा, फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फाइब्रिन है देखिएगा, यही आगे चल के क्या बना लेगा, जैसे बॉडी के अंदर आप देखते हो, बॉडी के बाहर सॉरी, ऐसे कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, क्या, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं क्लॉट। कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें समझ में आएगी, नहीं। एक बात और, ये कहाँ गया, ये जो है तो ये क्या होता है, एंटी कोगुलेंट की तरह एक्ट करता है। एंटी कोगुलेंट मतलब समझते हो, मतलब हेपरिन को इनएक्टिवेट कर देगा, इनएक्टिवेट। भाई हेपरिन का काम क्या होता है, क्लॉट ना बनने, सॉरी क्लॉट ना बनने देना। ठीक है, नहीं अगर जो हेपरिन है तो क्लॉट नहीं बनेगा शरीर के अंदर, तो ये क्या कर देता है आपका, इनएक्टिवेट कर देगा। क्यों, क्योंकि हमें क्लॉट बनाना है। बाहर की बातें चल रही है, अंदर नहीं, ये बाहर की बातें चल रही है। भाई जब हेपरिन को इनएक्टिवेट कर देंगे तभी तो आगे चल के हमारा क्लॉट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें इस नेटवर्क में कुछ
अपने जो ब्लड सेल हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। छापो। फिर देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ क्लॉट। तो अब आपसे कोई पूछे क्या कि ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, तो आप बोलोगे ब्लड क्लोटिंग के लिए क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास क्या होती है, एक इंजर्ड टिश्यू होती है और दूसरी होती है प्लेटलेट्स। इंजर्ड टिश्यू यानी जिसमें चोट लगी है वो एक केमिकल रिलीज करेगी जिसका नाम है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ क्या करेगा, कैल्शियम की प्रेजेंस में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, उसी तरह प्लेटलेट भी क्या करे, रिलीज करेगा इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम की प्रेजेंस में और ये क्या बना देगा, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज का काम क्या होता है, ये एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट मतलब हेपारिन को ये इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है, ताकि जाके हमारी बॉडी के अंदर क्या, बॉडी के बाहर क्या बने, कोगुलेट बने, क्योंकि हेपारिन जब तक रहेगा ब्लड में वो कोगुलेट नहीं बनने देगा। फिर क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प मदद से, क्योंकि वो क्या है, एक एंजाइम। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में। फिर फाइब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन में। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। और ये जो फाइब्रिन है आगे चल के एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी और उसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड सेल क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं आपका क्लॉट। अब देखो दो चीज आती हैं, एक प्लाज्मा क्या होता है, हमने बताया था कि अगर जो ब्लड में से ब्लड सेल आप निकाल दो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। बट आप प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो। क्लोटिंग फैक्टर फॉर एग्जांपल के लिए आप क्या निकाल दो, फाइब्रिनोजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गया भाई, तो उसे बोलोगे आप शेरम। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब हमें चोट, जब हमारी क्लोटिंग होती है, ब्लड की क्लोटिंग होती है, तो एक कौन सा लिक्विड निकलता है, पीला कलर का, येलो कलर का लिक्विड निकलता है, उसी को हम बोलते हैं शेरम। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा क्या होता है, तो आप बोलोगे ब्लड से ब्लड सेल निकाल दो तो क्या कहलाएगा आपका, प्लाज्मा। पर प्लाज्मा में से यानी जिसमें ब्लड सेल है ही नहीं, उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर आप निकाल दो, जैसे फाइब्रिनोजन हो गया, तो क्या कहलाएगा, फेरम। तो फेरम जो होता है हमारा येलो कलर का लिक्विड होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो क्या होते हैं, जब आप जांच कराने जाते हो, ब्लड की रिपोर्ट लेने जाते हो या ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, तो आपको ब्लड निकाल के वो क्या निकालता है, उसमें से फेरम। और फेरम कैसे निकाला जाता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन, तो उसमें अच्छी तेजी से क्या कर दो आप, सेंट्रीफ्यूगेज कर दो, घुमा दो, तो वो क्या निकलेगा आपका, येलो कलर का लिक्विड, उसे हम बोलते हैं शेरम। चलो करो भाई जल्दी। एक बात और, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या क्या चाहिए, जरूरी चीजें, जरूरी सामग्री कहाँ गई, पहला विटामिन के जरूरी है, दूसरा 13 क्लोटिंग फैक्टर जरूरी है, इससे भी हो गया। और सबसे बड़ी बात कि क्लोटिंग फैक्टर बनाएगा कौन, लीवर। क्लोटिंग फैक्टर हम किस में लिखेंगे, रोमन में। ठीक है, चलो, रोमन मतलब 1 2 3 4, इसको रोमन बोलते हैं। ठीक है, चलो जल्दी करो भाई। चलो ठीक है।
देखो भाई, अब क्या होता है आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एबीओ सिस्टम और दूसरा होता है आपका आरएच सिस्टम। पहले हम देखते हैं आपका एबीओ सिस्टम। इसमें हम देख लें आपका पहले ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बाद हम देखेंगे आपका एंटीजन। अब आपको हमने बताया था एंटीजन कहाँ पे होते हैं, ऑन आरबीसी, रेड ब्लड सेल के अंदर होते हैं। फिर हमने बोला एंटीबॉडी कहाँ पे होंगी आपकी, प्लाज्मा में, ठीक है। एंटीजन पता चल गया, एंटीबॉडी पता चल गया। अब आपको क्या पता होना चाहिए, डोनर ग्रुप, यानी कौन फिर उसको डोनेट करेंगे। एक मिनट रुकना भाई। देखो, अगर ब्लड ग्रुप किसी का, इधर क्या हो जाएगा आपका डोनर ग्रुप, मतलब उसको कौन डोनेट कर सकता है, सामने वाले व्यक्ति को। चलिए, अब आपको पता है ब्लड ग्रुप अगर जो किसी का ए है, मतलब उसके एंटीजन में कौन सा ब्लड ग्रुप है, सॉरी उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन है, ए। ब्लड ग्रुप बी है तो उसके एंटीजन कौन सा है उसके ब्लड आरबीसी में, बी। अगर जो ए बी है तो क्या होगा आपका, या तो ए होगा या तो बी होगा। अगर जो ओ है ब्लड ग्रुप तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। उसी तरह जब इसको उल्टा आप लिखते जाना, देखना ट्रिक हम बता रहे हैं। एंटीबॉडी, अगर जो ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में, एंटी बी। बी है तो कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटी ए। अगर जो एंटीबॉडी क्या है आपके पास, सॉरी ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, एंटीजन क्या है, ए और बी, तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो हाँ ओ है ब्लड ग्रुप तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए होगा या तो बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह डोनर ग्रुप, यानी कौन किसको डोनेट कर सकता है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए है इसको कौन डोनेट करेगा, पहली बात तो ए वाला तो कर ही सकता है, बी को बी वाला ही करेगा, और ए बी को कौन करेगा आपका, ए बी वाला करेगा। फिर ऑक्सीजन वाले को तो केवल ओ ही करेगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब इसके बावजूद कौन कर सकता है, ठीक है। तो ओ के पास देखो एंटी ए भी है और एंटी बी, सॉरी एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, तो ओ कर सकता है और इधर ओ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ए बी है तो उसको कौन कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाला भी कर सकता है और ब्लड ग्रुप बी वाला भी कर सकता है, और साथ में ओ तो करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आपने एक चीज देखा, नोटिस किया कि ओ ब्लड ग्रुप जिसका, वो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है, ओ। यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है, देखो केवल और केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाला है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला ऐसा है जो हर चारों टाइप के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी को भी कर रहा है, ए को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है, ओ को भी कर रहा है, तो कौन सा है आपका, ए बी। इतनी बात तो समझ में आई, चलो ठीक है। तुम्हें ये टेबल ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें मेन एंड टाइम पे तुम्हें टेबल ही भूल जाए, ठीक है। जैसे अभी एक जो मूवी आई है ना, फैयारा वगैरह कोई करके ऐसे कुछ है,
उसमें जो एक्ट्रेस होती है, हीरोइन होती है, उसको कौन सी बीमारी होती है? भूलने की बीमारी। और भूलने की बीमारी को हम बोलते हैं आपका एल्जाइमर डिसीज। एल्जाइमर डिसीज क्या होता है पता है? एल्जाइमर डिसीज हुई थी किसको? आमिर खान को। कौन सी मूवी में? गजनी मूवी में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसे आ जाता है कि आदमी अपना नाम पता तक भूल जाता है? क्या खाया था, क्या पिया था, ब्रश किया था सुबह कि नहीं किया था। तो ये क्या होते हैं? एल्जाइमर डिसीज होती है। इनके ट्रीटमेंट 100% है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिनका ट्रीटमेंट ना हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम देखते हैं कि अगर जो मिस मैच हो जाए, मिस मैच मतलब आपको पता है कि जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, देखिएगा ब्लड ग्रुप जिसका क्या है? ए, तो उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन होगा? ए। प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? एंटी बी। और उसको कौन डोनेट कर सकता है? ए या ओ वाला। उसी तरह ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी। एंटीबॉडी एंटी ए होगा और डोनर कौन है? बी वाला भी दे सकता है और ओ वाला। एंटीबॉडी सॉरी ब्लड ग्रुप जिसका ए बी है तो एंटीजन कौन से होगा? या तो ए होगा या तो बी होगा, पर एंटीबॉडी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी। उसी तरह आपका जो डोनर है इसको कौन दे सकता है? ए बी तो देगा ही खुद को। ये तो ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है और ओ वाला भी दे सकता है। ओ वाला जिसको ओ ब्लड ग्रुप है उसका क्या है? नील है, यानी उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते। हाँ, पर एंटीबॉडी कौन सा होती है? एंटी ए और एंटी बी। डोनर ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ओ। जिसका ओ ब्लड ग्रुप है उसको और कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। ठीक है। यानी एक साइड से बोला जाए तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन है, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है, वो क्या है आपका? ओ। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सारे तरह के यानी पूरे तरीके के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा, जिसको क्या है आपका? ए बी। ठीक है। आपने देखा होगा जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसको रेयरली कोई और कोई मैच नहीं कर सकता, केवल ओ वाला ही चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं आपका इनकॉम्पेटेबल ट्रांसफ्यूजन। इनकॉम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी क्या हो कि जिसका ब्लड ग्रुप मान लो ए है, अगर जो सामने वाले को बी चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे पास एक ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। तो ए ब्लड ग्रुप हम किसको दे दें? अगर जो बी वाले को। ठीक है। यानी रेसिपिएंट कौन है आपका? यानी एक्सेप्टर बी है, डोनर क्या है आपका? ये है। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि ब्लड ग्रुप ए के पास क्या है? देखिए ए के पास कौन सा एंटीजन है? ए जी मतलब एंटीजन। ठीक है। कौन सा एंटीजन है? ए। एंटी ए बी मतलब अभिषेक बच्चन नहीं, ये अमिताभ बच्चन नहीं, एंटीबॉडी। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी होगा? एंटी बी। उसी तरह जो हमारे पास बी है, यही उसमें के पास कौन सा होगा? एंटीजन बी। और एंटीबॉडी कौन होगा आपका? एंटी एंटी ए। कोई दिक्कत नहीं। अब यही बात है, यही कहानी है। देखिएगा अब क्या हो कि अगर समझो अगर जो ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, ये नॉर्मली हम क्या करते हैं और करना भी चाहिए, ब्लड ग्रुप को मैच करने के चाहिए। ठीक है। ये जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो बी वाले को ही दो, ए है तो ए वाले को ही दो, ओ है तो ओ वाले को दो। पर सोचो क्या हो कि अगर जो जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको ब्लड की जरूरत पड़ी है तो ब्लड ग्रुप बी नहीं मिला तो हमने ए दे दिया तो क्या होगा? अब आपको पता है कि अगर जो आपने ए को किसके अंदर दे दिया? बी के अंदर। ठीक है। तो एक पर्सन है जिसके पास बी था और बी के पास क्या था? ऑलरेडी एंटीजन बी था और एंटीबॉडी क्या थी आपके पास? एंटी ए। अब जैसे ही इसके शरीर में क्या आ गया? ब्लड ग्रुप ए आ गया। अब इसके पास कौन सा एंटीजन था? एंटीजन ए और एंटीबॉडी एंटी बी। ठीक है। तो अब सोचो कि एंटीजन देखना, एंटीजन क्या है इसके पास? ए। और जो ब्लड ग्रुप बी है उसके पास कौन सा एंटीबॉडी है? एंटी ए। तो ये एंटीबॉडी जो ए है वो क्या करेगा? इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। जब डिस्ट्रॉय करेगा और उसी तरह क्या होगा? एंटीजन जो बी है और इधर क्या? एंटीबॉडी बी। तो जो हमारे पास जो हमने ब्लड ग्रुप दिया है जिसके पास ए है
उसके पास कौन सा एंटीबॉडी है, बी। तो क्या करेगा, जो एंटीजन बी है ब्लड ग्रुप बी वाले के पास, उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अल्टीमेट चल के क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। आरबीसी की क्लम्पिंग बोल दो या डिस्ट्रक्शन या एग्लूटेशन, ये तीनों टर्म एक ही, एग्लूटेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या हो जाएगी, टूटने लगेगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और सामने वाले के पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर जो ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, छापो। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि, ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि हम क्या कर दें, इनकम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दें, यानी मिसमैचिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दें, यानी जिसका ब्लड ग्रुप क्या है बी, उसको अगर जो ब्लड ग्रुप हम क्या दे दें, ए दे दें, तो क्या होगा। देखिए, अगर जो आपने क्या किया, ब्लड ग्रुप ए है, किसको दे दिया, बी वाले को। अब आपके पास पता है कि बी वाले ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन है, एंटीजन बी है, और आप दे क्या रहे हो उसको, ए ब्लड ग्रुप, और ए ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी बी जैसे ही आएगी किसके पास, बी वाले ब्लड ग्रुप के शरीर में आएगी, तो उसका जो एंटीजन बी है उसको क्या करेगी, तोड़ देगी, उस आरबीसी को तोड़ देगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आरबीसी का, या क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसी की, और आगे चल के क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर है वो बाहर ब्लड में तैरने लगेगा, रिलीज हो जाएगा। तब उस केस में क्या हो जाएगा, सामने वाले की डेथ हो सकती है, पर अल्टीमेट डेथ नहीं होगी। पहले क्या होगा, ब्लड प्रेशर यानी बीपी डाउन होने लगेगा, हेमोलाइसिस वगैरह ये तो सब होंगे ही होंगे, और जो बुखार है बुखार आने लगेगा, चिल यानी ठंडी देकर बुखार आएगी। टाइम, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, पहला ट्रीटमेंट तो यही है कि जो आप ब्लड दे रहे थे उसको तुरंत रोक दो, डिस्कनेक्ट कर दो। दूसरा क्या करो, उसके जो फॉल्ट के कुछ कुछ फॉल्ट होते हैं ना, फॉल्ट का चढ़ा दो ताकि ऑस्मोलरिटी वगैरह मेंटेन रहे। तीसरा और भी बहुत से ट्रीटमेंट होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि सिम्पैथोमाइमेटिक रिलीफ देते हो। सिम्पैथोमाइमेटिक रिलीफ का मतलब जो जो सिम्टम है उनको ठीक करते जाओ। ठीक है, अगर जो ठीक नहीं किया तो रेस्ट इन पीस, मतलब खत्म होना निश्चित है। चलिए, तो ये ब्लड ग्रुप था कौन सा हमारा, एबीओ सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका आरएच सिस्टम, इसको छापो इतना। चलो, हुआ। अब हमने क्या देख लिया, एबीओ सिस्टम, अब देखेंगे हम आपका आरएच सिस्टम। दूसरा हम देखते हैं आपका आरएच सिस्टम। आरएच का मतलब होता है रिफस, जो एक मंकी से लिया गया है। तो ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, तो मतलब मंकी से लिया गया है तो क्या आदमी में नहीं प्रेजेंट होते हैं, होते हैं। जैसे दो ब्लड ग्रुप होते हैं, आरएच पॉजिटिव और दूसरा होता है आपका आरएच नेगेटिव। ब्लड ग्रुप बीजी मतलब ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर कौन से एंटीजन होंगे, एंटीजन आपको पता है एंटीजन कहाँ पे होते हैं, आरबीसी के ऊपर। तो आरएच पॉजिटिव है तो उसमें एंटीजन पॉजिटिव होगा, यानी आर सॉरी मतलब प्रेजेंट होगा, ऐसे लिख दो यार। आरएच नेगेटिव में एंटीजन एब्सेंट होगा। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे दोनों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितने परसेंट पाए जाते हैं आरएच वाले पॉजिटिव, इंडिया की बात करें हम, क्या अपने देश की बात करें
तकरीबन 97% RH पॉजिटिव होते हैं और 3% जो होते हैं वो RH निगेटिव होते हैं। पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड में देखें तो 80% जो होता है वो RH पॉजिटिव होता है और 20% होता है आपका RH निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका एक ऐसा ही केस आया था RH इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट। RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये फिर बोलोगे आप मिस मैच हो गया है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप दूसरा सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए तो यहाँ पे डिफरेंस ब्लड ग्रुप आ गया। देखिए क्या हुआ था कि आपको पता है कि जैसे मदर होती है, RH एक केस आया कि जो मदर थी वो क्या थी आपकी RH निगेटिव, ठीक है। अब RH निगेटिव है और जो एक फीटस यानी जो उसका बच्चा हुआ है हुआ भी नहीं, अभी पेट के अंदर ही है, तो वो क्या है आपका RH पॉजिटिव फीटस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि RH निगेटिव RH पॉजिटिव यानी ये क्या है, माँ है, मदर, और ये क्या है फीटस यानी जो पेट के अंदर ही है। अब खाना पीना इसका कैसे जाएगा, प्लासेंटा के थ्रू जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह जाएगा, ठीक है। तो RH निगेटिव और RH पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, RH पॉजिटिव मतलब क्या है, इसमें एंटीजन प्रेजेंट है, इसमें एंटीजन एब्सेंट है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, एंटीबॉडी तो दोनों में एब्सेंट है। तो देखो पहला क्या होगा, पहले तो एक दूसरे के ब्लड कांटेक्ट में है ही नहीं, तो जो पहले डिलीवरी होगी फर्स्ट डिलीवरी सेफ सेफ होगी, ठीक है, यानी अच्छे से बच्चा बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको पता है ड्यूरिंग अ फर्स्ट डिलीवरी, जब फर्स्ट डिलीवरी होगी तो कुछ ब्लड, क्या आपको पता है कि जो ब्लड है, ब्लड कहाँ से, यानी जो RH पॉजिटिव यानी फीटस से कहाँ पे चले जाएंगे, फीटस से मदर के पास चले जाएंगे, मदर ब्लड में, कोई दिक्कत नहीं। और जब मदर ब्लड के पास आ गया तो आपको एक चीजें पता होनी चाहिए, क्या, मदर के ब्लड में जैसे ही आया तो आपको पता है कि फीटस क्या था, RH पॉजिटिव, ठीक है, यानी इसके पास कौन सा एंटीजन था, एंटीजन प्रेजेंट था, पर मदर के पास कोई भी एंटीजन नहीं था, और इसके पास क्या था, सबसे बड़ी बात, न तो एंटीजन था न तो एंटीबॉडी था। तो जैसे ही एक दूसरे के ब्लड कांटेक्ट में आएंगे तो इसके एंटीजन कहाँ पे आ जाएंगे, माँ के पास। और जैसे ही आपको पता होता है कि हमारे शरीर में कोई भी चीज आती है, फॉरेन मटेरियल या एंटीजन आती है, तो हमारी शरीर क्या बनाने लगती है, एंटीबॉडी। उसी तरह जो मदर के ब्लड है या जो मदर है वो क्या बनाने लगी, एंटीबॉडी। अब जब एंटीबॉडी बनने लगी तो पहला डिलीवरी तो सेम रहे, सही रहेगा, पर सेकेंड डिलीवरी क्या, सेकेंड डिलीवरी या थर्ड डिलीवरी या जो भी हो, उस केस में क्या होगा, अगर जो बच्चा RH पॉजिटिव है तो अब हमारे शरीर में क्या बन चुका है, एंटीबॉडी, और बच्चे के पास क्या आ गया, AG यानी एंटीजन आ गया। तो जो मदर का एंटीबॉडी है इस बच्चे के एंटीजन को क्या कर देगा, खात्मा कर देगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, RBC कौन सा, फीटस का, ठीक है। तो सामने वाले व्यक्ति को यानी जो बच्चा है उसको क्या होगी बताइए, उसको तो पहली चीजें क्या होगी, जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाएगी, सबसे बड़ी बात, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा खून की कमी हुई यानी एनीमिया हो जाएगी, क्या, एनीमिया। तो इसी को बोलते हैं हम आपका
जो हुआ इरेथ्रो ब्लास्टोफिस फेटालिस, ठीक है, इरेथ्रोब्लास्टोफिस फेटालिस, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कोई पूछे कि इरेथ्रोब्लास्टोफिस फेटालिस क्या होगा, तो आप बोलोगे कि नॉर्मली क्या होता है कि एक मदर होती है जिसके जो क्या होती है आरएच निगेटिव होती है, न तो उसके पास कोई एंटीजन है न तो कोई एंटीबॉडी है आरएच का। दूसरा जो बच्चा होता है वो होता है आपका आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव मतलब एंटीजन है उसके अंदर, ठीक है। एक दूसरे कैसे कनेक्टेड है, प्लासेंटा के थ्रू है, तो उनका जो ब्लड है एक दूसरे से सेपरेटेड है। पर जब फर्स्ट डिलीवरी होगी तो ये बच्चा आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर यही है कि जब पहली डिलीवरी होगी, फर्स्ट डिलीवरी होगी, तो जब बच्चा निकल जाएगा तो कुछ ब्लड जो ये फेटस था, फेटस इसका कहाँ पे पहुंच जाएगा, मदर के पास पहुंच जाएगा। और मदर के पास पहुंचेगा तो मदर की ब्लड क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, अगले बार देखेगी कोई आरएच पॉजिटिव तो नहीं आ रहा है। अब जैसे ही आरएच पॉजिटिव बच्चा दोबारा होगा तो क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा। इसके जो आरबीसी है, जो फोएटस है, जो नया बच्चा होने वाला है, उसके आरबीसी को खत्म कर देगा। और जब आरबीसी को खत्म किया तो आरबीसी टूट जाएगी, जब आरबीसी टूटने लगेगी तो उसी कंडीशन को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसके सिम्टम क्या होते हैं, जॉन्डिस या एनीमिया। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है, ऐसे बचाया जा सकता है, पहले तो पता कर लो कि जो मदर है वो क्या है आपका, आरएच पॉजिटिव है कि आरएच निगेटिव है। अगर जो आरएच निगेटिव है तो उसको जब भी आरएच पॉजिटिव वाला बच्चा दिखे वहीं पे क्या लगा दो आप, एंटीबॉडी का क्या दे दो, एक इंजेक्शन दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति बच सकता है। जो बाकी की डिलीवरी होंगी वो क्या होंगी, सेफ होंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी सीधी सी बात है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, इसमें एक माँ होती है, माँ आरएच निगेटिव है, यानी न तो उसके पास एंटीजन है ना उसके पास एंटीबॉडी है आरएच का। पर उसके पास जो बच्चा होता है, उसकी कोख में जो बच्चा पलता है वो क्या होता है, आरएच पॉजिटिव, मतलब उसके पास एंटीजन है। दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, प्लासेंटा के थ्रू। तो पहली डिलीवरी जो होगी सेफ होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर डिलीवरी के टाइम पे आपको पता है ब्लड निकलता है, तो वो ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, माँ के अंदर चला जाएगा। और माँ के पेट में जाएगा तो माँ की जो ब्लड है वो क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडी, किसके खिलाफ, आरएच पॉजिटिव के खिलाफ। तो अब दोबारा कोई बच्चा हो रहा है ये आज जो कि क्या है आरएच पॉजिटिव है, तो उस बच्चे के पास आर एच पॉजिटिव मतलब एंटीजन है, तो मदर की एंटीबॉडी क्या करेगी, खत्म कर देगी इस एंटीजन को। जब खत्म करेगी तो सामने वाले को क्या होगा, जॉन्डिस होगी यानी पीलिया हो सकता है, एनीमिया होगी। और सीवियर केस में अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डेथ भी हो सकती है। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। तो बाकी कल